नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अमीर बनने के 13 पक्के तरीके, जिसे लिखा है अश्विन सांघी और सुनील दलाल जी ने। अश्विन सांघी जी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी उपन्यास के लेखक हैं। इन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, जैसे द रोजाबाइल लाइन, चाणक्य द जट, द कृष्णा की, द सियालकोट सागा। दूसरी तरफ सुनील दलाल जी एक कारोबारी हैं। इन्होंने यूनिडील के अधिग्रहण और उसे नई दिशा देने के बाद दुनिया भर में तकनीक से जुड़े बहुत सारे कारोबार खड़े किए हैं। यूनिडील पारिवारिक स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ग्रुप है, जिसके दुनिया भर में संगठन है। सुनील यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और कारोबारी प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं। इन्होंने अमेरिका की वंडरविस्ट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट किया है। लेखक कहते हैं, वास्तव में धन क्या है, जिसके बारे में ये कहते हैं, धन एक गतिमान चीज है। जैसे समय के साथ पैसे की अवधारणा में बदलाव आया है, उसी तरह एक जगह रहने वाले दो व्यक्तियों के लिए धन की अवधारणा भी अलग अलग हो सकती है। यह भी एक ही व्यक्ति के लिए समय के अनुसार बदल सकती है। आप धनवान हैं या नहीं, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं और आप खुद की तुलना किसके साथ कर रहे हैं। अमेरिका में $50,000 सालाना कमाने वाला वहाँ के औसत कमाने वालों में गिना जाएगा, लेकिन दुनिया के दूसरे इलाकों में तुलना करें तो वह सबसे धनी 1% लोगों की सूची में शामिल हो जाएगा। आप किसी गांव में हर महीने 20,000 रुपए की कमाई पर राजा की तरह रह सकते हैं, लेकिन मुंबई में इतने ही पैसे पर आपके लिए रोज का घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी जिंदगी के हर पहलू के साथ इतनी गहराई से जुड़ा है कि जीवन में इसके महत्व के बारे में बताने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, आकांक्षा और इच्छाओं की जांच करनी पड़ेगी। इससे आपको धन की जरूरत को समझने में सहायता मिलेगी, जिससे आप जान पाओगे कि आखिरकार आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले लेखक इसके बारे में बताते हैं। पहला, बुनियादी जरूरतों के लिए। सबसे पहले आपको बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। जाना पहचाना, रोटी, कपड़ा, मकान हमारी पहली जरूरत है। पूरी दुनिया इन सबसे साधारण जरूरतों को पूरा करने के पैसा कमाती है। ये तीनों आपके धन संपत्ति का सबसे जरूरी हिस्सा है। दूसरा, आपकी उच्च जरूरतें। अब बारी आती है आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने की, जैसे कि दूसरा घर खरीदना, गहने, निवेश करना, बच्चों की पढ़ाई और शादी इत्यादि करना। उसके बाद आता है तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता। इसको बहुत गंभीरता से कई लोग लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलता और आराम के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हालांकि उदारीकरण ने सफलता के नए रास्ते खोले हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने बहुत से सरकारी सब्सिडी को भी खत्म किया है। चौथे नंबर पे आता है सेवानिवृत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सेवानिवृत्ति की योजना बनाना अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको ऐसी नौकरी मिल सकती है जिसमें आपको पर्याप्त पेंशन मिले। क्या आप वास्तव में अमीर हैं? दुनिया भर में कई लोगों से इसे जानने के लिए कोशिश हुई। कुछ का कहना था कि अमीर होने का मतलब है पास में इतना नगद पैसा होना कि जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्ति को बेचना ना पड़े। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है दिमाग की शांति। कुछ लोगों का कहना है ज्ञान, अच्छी सेहत और परिवार ही धन होता है। कुछ लोगों का कहना है भौतिक संपत्ति, और कुछ लोगों का कहना है कि धन का मतलब है सुरक्षा का भाव। लेकिन ये तभी बेहतर है जब भौतिक संपत्ति के साथ ज्ञान, अनुभव और संतोष के साथ आए। और कुछ ज्ञानवान लोगों का कहना है धन का मतलब होता है ताकत, स्वतंत्रता, बचाव का साधन, सभी बुराइयों की जड़ और आशीर्वादों का जोड़। लेखक कहते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा अमीर होने के लिए आपके लिए क्या मतलब है। आप अमीर क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी दो लोग धन की परिभाषा एक साथ नहीं देंगे। एक बार आपको पता लगे कि धनी होने का आपके लिए क्या मतलब है, उसके बाद ही आप उस दिशा में काम कर पाएंगे। दूसरा कदम, एक योजना बनाएं। आप किस चीज को प्यार करते हैं उसकी तलाश करना इस पहले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना वो सबसे बड़ा उपहार है जो आप कर सकते हैं। जब आपको अपने जुनून का पता चल जाए तो यह काम आपको परेशानी नहीं लगेगा, बल्कि यही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगेगा। एक सपने का होना बहुत जरूरी है। ये आपको रोजमर्रा की परेशानियों और चुनौतियों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह जिंदगी के उतार चढ़ावों का सामना करने में सहायता करता है। लेखक के अनुसार धन का मतलब होता है जुनून। पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि जागरूक रहो, धैर्य रखो, लेकिन सही मौका मिलने पर उसे मौके का पूरा फायदा उठाने से मत घबराओ।
दोनों हाथों से उस मौके को थाम लो, आगे बढ़ो और ऊंचाइयों की तलाश करो। लेखक रॉकफेलर के नियम के बारे में बताते हैं, अगर आपका एकमात्र लक्ष्य अमीर बनना है तो आप इसी लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी बात बहुत साधारण थी, जब आप केवल पैसा कमाने की चिंता करेंगे तो पैसा कितना भी हो कभी पर्याप्त नहीं होता। फिर वो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं, जिनका कहना है धन को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार धन बहुआयामी होता है। आप इसे कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, आप इससे क्या निर्माण करते हैं, सब आपके व्यक्तित्व की तरह अनूठा ही रहता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम यह है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण उन वास्तविक संख्याओं के रूप में करो जिनको हासिल करने के लिए तुम काम कर सकते हो। उसके बाद वर्तमान स्थिति का आकलन करो, जायजा लो, मुआयना करो। वित्तीय अर्थ में कहें तो अपनी नेटवर्थ की गणना करो। नेटवर्थ हर उस चीज का मूल्य है जो आपकी अपनी है, उसमें से आपके ऊपर जो भी कर्जे हैं उसको घटा देना है। लेकिन आपकी नेटवर्थ की गणना करना एक बात है और यह क्या होनी चाहिए इसका पता लगाना बिल्कुल अलग है। आपको सीखना होगा। लेखक इसका एक फॉर्मूला देते हैं, औसत नेटवर्थ बराबर उम्र गुणा टैक्स कटने से पहले घर की आय बटा 10। लेखक लक्ष्य को निर्धारण करने के बारे में बताते हैं, आपको 3 प्रकार के लक्ष्य बनाने चाहिए। सबसे पहले लघु अवधि के लक्ष्य, जिसमें 1 से 2 साल के भीतर हासिल करने के लिए उदाहरण देकर वो समझाते हैं, जैसे कोई नया जैकेट या आईफोन, DSLR कैमरा आदि। दूसरे लक्ष्य मध्यम अवधि के लक्ष्य होते हैं जो 2 से 5 साल के भीतर हासिल करने के लिए होते हैं। इसमें नई कार या नया घर खरीदना शामिल होता है। योजना में किसी तरह की रुकावट के लिए तैयार रहने को भी वह इसमें शामिल करते हैं। वह रुकावट मंदी, नौकरी जाने या किसी खराब निवेश से जुड़ी हो सकती है। इन रुकावटों का सामना करने के लिए आपको पूरी तरह तैयार होना होगा। आपके मध्यम अवधि के लक्ष्यों में शामिल आपको होना होगा। तीसरे नंबर पे लेखक आपको बताते हैं दीर्घ अवधि के लक्ष्य, जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए होते हैं, जिसमें आपके बच्चों की शिक्षा या शादी, खुद की सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना होता है। इसके साथ ही आपकी औसत नेटवर्थ को अच्छे हालात में रखना भी जरूरी होता है। तीसरा, विकास बनाम मुद्रा स्थिति। जब आप मुद्रा स्थिति को पीछे छोड़ देते हैं तो आपका पैसों की कीमतों में तेजी से बदलाव आता है। मुद्रा स्थिति हर 10 साल में बदल जाती है। आपको इसका ख्याल रखना होगा और आपको अपने लक्ष्यों को इसी के अनुरूप बनाना होगा। इसके लिए लेखक आपको बताते हैं, निवेश कीजिए, जैसे कि इक्विटी मुद्रा स्थिति को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। मुद्रा स्थिति और टैक्स के प्रभाव का मतलब होता है वास्तविक रिटर्न। चौथा, खर्चों की योजना बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट पर नजर रखना होगा। आप अपने खर्च को 5 चीजों में बांट सकते हैं: निवेश, घूमने, सीखने, नेटवर्थ और रहने के खर्च में। आपको एक सीकिंग फंड शुरू करना होगा। बोनस और तनख्वाह में हुई बढ़त को बचाना और निवेश करना होगा और इसके साथ साथ सभी खर्चों का बजट बनाना होगा। इसके बाद आता है 5वां कदम, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। इसके लिए लेखक आपको बताते हैं कि कई तरह के काम हैं जो आप अपनी नौकरी के साथ कर सकते हैं। उनमें से कुछ इस बुक समरी में बताए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटर होना, भाषा शिक्षक होना, ब्लॉगर, स्तंभकार लेखक होना, सोशल मीडिया सलाहकार होना, पर्सनल शेफ, कैटरर, बेकर होना, शोधकर्ता होना, ऐप डिजाइनर और वेब डिजाइनर होना, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, वीडियोग्राफर, एडिटर या प्रूफ रीडर, फैमिली आर्कवाइस्ट, गायक, बैंड संगीतकार, निजी शॉपर, स्टाइलिस्ट, ट्रेवल प्लानर, फिटनेस ट्रेनर, आहार और पोषण सलाहकार, पेट ग्रूमर, पालतू जानवरों को तैयार करने वाला और इसके साथ साथ कलाकार और शिल्पकार। इनमें से आप कोई भी काम अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं और जब आप इसे निरंतर करते रहेंगे तो आपका काम के साथ यह एक खेल बन जाएगा। लेखक कहते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप खाली समय में कुछ नहीं करते। आय के अतिरिक्त साधन तैयार करने में आपकी बचत और निवेश में बढ़ोतरी होती है। अक्सर इस तरह के अतिरिक्त काम से किसी बड़े व्यापारिक करियर की शुरुआत भी हो सकती है। छठा, जोड़ने की ताकत का उपयोग करना, क्योंकि जब आप बचत और निवेश दोनों का प्रयोग करते हैं तभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है, जो आपकी जोड़ने की ताकत का रास्ता बनाता है। 7वां, खर्च नहीं संपत्ति बनाएं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड और पुअर डैड पढ़ने को कहते हैं, जिसमें अमीर और गरीब का दर्शन किया हुआ है। अमीर अपने पैसे को निवेश करता है,
बचा हुआ धन खर्च करता है, गरीब अपने पैसे खर्च करता है और बचा हुआ धन निवेश करता है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग कर्ज लेते हैं और उन्हें लगता है कि वे संपत्ति बना रहे हैं। संपत्ति आपकी जेब में पैसा लाती है, कर्ज आपकी जेब से पैसा ले जाती है। लेखक संपत्ति के कुछ उदाहरण बताते हैं। नगद पैसा, बैंक जमा, सब्दी जमा, रियल एस्टेट, जमीन और घर, निजी कीमती सामान जैसे कि जेवर, वाहन, कलाकृति, संग्रह योग्य चीजें, फर्नीचर, कपड़े इत्यादि। इसके साथ साथ शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी, कीमती धातु जैसे सोना, चांदी और ऐसा ही दूसरा सामान। इस प्रकार के संपत्ति जो अचल होती है, क्योंकि जब आप संपत्ति बनाते हैं तो पैसा आपके पास रहता है, इसलिए संपत्ति खरीदने के लिए पैसा खर्च करो। संपत्ति से आय बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसका मतलब है कि आपकी संपत्ति आपके लिए काम करती है। जो भी वस्तु आज आय उत्पन्न करती है और समय के साथ जिसके बढ़ने की संभावना है, वो सब संपत्ति है। अगर आपका उद्देश्य जितना होता है संपत्ति बढ़ाने का है, तो आपकी उतनी तेजी से निष्क्रिय आय भी होती है। 8वां, धन की त्रयी को अपना दोस्त बनाएं। हिंदू धर्म में हमेशा त्रिदेवों की पूजा की गई है। लक्ष्मी, सरस्वती, काली त्रिदेवी है, तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेव कहे जाते हैं। ईसाई लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिमूर्ति का सम्मान करते हैं। अर्थ जगत में भी 3 पवित्र त्रिदेव हैं। ये त्रिदेव हैं जोखिम, रिटर्न और समय। रिटर्न, मान लीजिए आप 100 रुपये निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद इसका मूल्य 120 हो जाता है, तो आपका पूर्ण रिटर्न 20 रुपये या 20% हुआ है, जिसके लिए आपको 100 रुपये का जोखिम लेना होगा। कम समय का निवेश 2 वर्ष से कम समय का निवेश होता है। मध्यम समय का निवेश 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के लिए होता है और लंबे समय का निवेश 5 वर्ष से ज़्यादा का होता है, जो आपको शेयर मार्केट से मिल सकता है। जोखिम, रिटर्न और समय, ये 3 पैसा बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। संभावित वित्तीय परिणाम की अनिश्चितता के आधार पर जोखिम को मापा जाता है। जोखिम के कुछ मापक और मानक विचलन बीटा और अल्फा होते हैं। निवेश की दुनिया में समय और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता। बाजार में विशेष समय की जगह समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 9वां, अपने एसेट एलोकेशन की रणनीति बनाना। अपने समय सीमा का निर्धारण करना, अपने एलोकेशन का निर्धारण करना, स्वयं की जोखिम उठाने की क्षमता को समझना, स्वयं को जानना कौन सा उत्पाद सही है, कौन सा गलत है, आपके पास निवेश करने के लिए कौन सा उत्पाद सही है, समय बनाओ उत्पाद पर विचार करना। 10वां, एसेट क्लास को समझना। एसेट क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज डेट ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड्स, ये सभी हमारे म्यूचुअल फंड के एसेट होते हैं। दूसरा, अन्य इक्विटी इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तीसरा, निश्चित आय स्कीम्स, कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसके बाद रियल एस्टेट में जैसे कि कला, एंटिक्स, सोना, निजी शेयर, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, उत्पाद और बीमा। ये सभी आपके एसेट्स होते हैं, क्योंकि इन्हें आप आसानी से कैश में बदल सकते हैं। इसे लिक्विड एसेट भी कहते हैं। दूसरी तरफ इल लिक्विड एसेट वो हैं जिसे आसानी से पैसों में बदला नहीं जा सकता। इक्विटी म्यूचुअल फंड ये सिर्फ कंपनियों में शेयरों में पैसा लगाते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड ये कई तरह के निश्चित आय के साधनों से पैसा निवेश करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये शेयर और निश्चित आय के साधन दोनों में निवेश करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स ये कम कीमत में निफ्टी या सेंसेक्स के ही प्रतिरूप होते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स ये चारों साधनों में से किसी को भी मिलाने से ये फंड बनता है। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे हैं और भारत जैसे देश में अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत कम होता है। इसका कारण भारतीय ग्राहकों में निवेश को लेकर जानकारी का न होना, जिसके कारण कई तरह के मिथक जन्म लेते हैं। 11वां कदम, ज्ञान, ध्यान और धैर्य समीक्षा करना। लगातार अपना ज्ञान बढ़ाना, पूरा ध्यान अपनी योजना बनाना, अपने समय और ध्यान की कीमत समझना, लगातार नजरें बनाए रखना, समीक्षा करते रहना और लगातार सीखते रहना। 12वां, अच्छे ऋण का फायदा उठाना। किसी प्रॉपर्टी, व्यापार या किसी ऐसी चीज जिसमें लंबे समय में आय हो, जैसे उच्च शिक्षा, तो यह कर्ज अच्छा होता है। अच्छा कर्ज एक निवेश जो लंबे समय में रिटर्न देता है, उसकी कीमत बढ़ती है। अच्छे कर्ज से आप अमीर बनते हैं। अच्छा कर्ज जरूरी भी होता है और टिकाऊ भी। ये जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी कमाई भी बढ़ सकती है। अगर समझदारी से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो
आपको इससे भविष्य में कई गुना फायदा हो सकता है, लेकिन शब्द पर विशेष ध्यान दें, समझदारी से इस्तेमाल करें, बुरे कर्ज की तरफ नहीं। 14वां, सफल लोगों से हमेशा सीखते रहना। धन्यवाद दोस्तों।